Hello guys, good morning. Welcome back after long time. तो लास्ट टाइम हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए थे कुछ करने के लिए, तो वो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और कुछ डाउट्स थे बच्चों के, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले डाउट्स लिखता हूँ। देखो आज हमें क्या करना है, पहले तो हमें डाउट सॉल्व करना है। पहला डाउट है कि ऑब्लिक मोशन वापस एक्सप्लेन करने को मुझे बोला था किसी ने, ठीक है। फिर किसी ने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है उसके रिलेटेड एक डाउट था, ठीक है। डाउट क्या था कि यू नो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v1 -v2 अपॉन u1 -u2। तो किसी ने पूछा था ये ऐसे नहीं हो सकता क्या, v2 v1 सॉरी कि ये होता है, किसी ने ऐसा बोल दिया था। तो ये हम लोग क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा डाउट तो इतने ही थे। हम लोग आगे डाउट्स हैं, हम लोग आगे फिर जाके होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम आज एक नया चीज देखेंगे जो है रोटेशनल मोशन। फिर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि टॉर्क और कपल, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग आज। और लास्ट थिंग जो है हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब आज पढ़ने का प्लान है इस एक लेक्चर में। आई वांट टू कवर ऑल दिस, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्लिक मोशन क्या होता है, आपको ऑब्लिक मोशन की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। ये ऑब्लिक मोशन आ गया, हाँ। तो ऑब्लिक मोशन में देखो, आई यूज अ ब्लू इंक का। तो नॉर्मल मोशन में क्या होता था, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक्सिस है, इसके अलोंग आते थे ऐसे ऐसे, या फिर एक जा रहा है इस तरफ एक जा रहा है उस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। फिर उनका कोलिजन होता था, तो उनका इनिशियल जो भी वेलोसिटी वो भी इसी लाइन के अकॉर्डिंग होता था, इसी लाइन के अलोंग होता था, और फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो भी इसी लाइन के अलोंग होता था। तो ये था नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल कोलिजन। अभी ऑब्लिक में क्या है, बहुत सिंपल चीज है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बस एक लाइन के अलोंग नहीं होगा, या तो ऐसे आएगा या तो जाएगा ऐसे इंक्लाइंड वे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट आ सकता है, अगर स्ट्रेट आ गया, दोनों बॉडी स्ट्रेट आ रहे तो फिर आफ्टर कोलिजन दे विल मूव एट एन एंगल, दे विल गो एट एन एंगल, ठीक है। मतलब ऑब्लिक जाएंगे, स्ट्रेट नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर यू नो ऐसे आए हैं तो फिर स्ट्रेट भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, ऑब्लिक भी जा सकते हैं। तो इस टाइप ऑफ कोलिजन को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस इधर एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑब्लिक में, ठीक है। कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद, यही होता है ऑब्लिक, ओके। तो आई गेस आपको ऑब्लिक कोलिजन क्लियर, इतना ही चीज है, बाकी सब क्लियर है मेरे ख्याल से। तो अभी ऑब्लिक कोलिजन में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमें एंगल और हम जो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा कंसिडर करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला था, डायग्राम से मैं बता देता हूँ। एक बिलियर्ड्स खेलते समय तीन बॉल है, एक बॉल आके दोनों चिपके हुए बॉल उनको हिट करता है, दोनों बॉल ऐसे 30 डिग्री फ्रॉम दिस एक्सिस दे स्टार्ट ट्रैवलिंग आफ्टर कोलिजन। तो अपने को पूछा है ई क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको दो ही इक्वेशन तो अप्लाई करने हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन। अभी हाँ देखो यहाँ पे आ गए, तो हम लोग यहीं पे सेकंड डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो है -v1 -v2 अपॉन u1 -u2, ठीक है। तो अभी इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -v2 -v1 अपॉन
u2 माइनस u1, ठीक है, दोनों सेम ही है। देखो अगर मैंने इस ब्रैकेट में से एक माइनस साइन कॉमन ले ली, ठीक है, और एक माइनस साइन मैं यहाँ रख देता हूँ, कॉमन ले ली, तो क्या बनेगा, ये v2 माइनस v1 बनेगा। और सिमिलरली इसमें से भी मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली, ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ रखता हूँ माइनस साइन कॉमन, -1, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, u2 माइनस u1, ठीक है, तो दोनों ये बनेंगे और एक माइनस माइनस साइन ऊपर नीचे होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा सेम, तो दोनों सेम ही है, यू आर जस्ट रीअरेंजिंग इट, ठीक है, so both are same and this is also equal to, I'll write here, this is also equal to, if I absorb the minus sign inside, so it becomes v1 minus v2 upon u2 minus u1, या फिर I can also write it this way, v2 minus v1 upon u1 minus u2, you just have to take care कि बीच में दोनों के माइनस साइन हो, और यहाँ v1 है तो u1 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, 2 1 1 मतलब 1 1 और 2 2 2 दोनों एक दूसरे के नीचे नहीं होने चाहिए, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। सो इसमें पढ़ने से अच्छा आप सिंपली याद रखो, ये सब कंफ्यूजन में पढ़ने से अच्छा, ठीक है, यू सिंपली रिमेंबर दिस, दैट माइनस ऑफ v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, अभी देखो 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2 है, माइनस साइन है बाहर, ठीक है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर 1 माइनस 2, ठीक है, और बाहर माइनस साइन, ठीक है, इतना याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, या फिर आपको किसी दूसरे तरीके से याद रखना है उस तरीके से याद रखो, ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, सो रिलेटिव रिलेटिव दोनों है तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2, ठीक है, तो चलो अभी ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने अगर अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एक काम करते हैं, नीचे ही सब कुछ वापस बना के सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये देखो, ये अपना बॉल है, ये दोनों चिपके हुए बॉल है, दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो ये है m, तीनों का मास सेम है m, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉल को मैं 1 एज्यूम करता हूँ, ठीक है, इसको 1, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, तो ये है u1, ठीक है, अब इन दोनों का मतलब u2 और u3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों मासेस का 0 है, तो यार लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो पहले अप्लाई करते हैं, लिखते हैं लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कोलिजन में हमेशा मैंने कहा था लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ओके, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस तीसरी भी बॉडी है m3 u3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ठीक है, अभी m1 u1 तो प्रेजेंट है, ये जो u2 है ये क्या है, 0 है, u3 क्या है, 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, m1 u1 ही बचा, राइट हैंड साइड चेक करते हैं। अभी देखो उन्होंने कहा है आफ्टर कोलिजन, ये जो बॉल है ये यहाँ रुकने वाली है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन किया है, ठीक से ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है, तो ये सॉरी v1 क्या बनेगा फिर, 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि मास 1 आफ्टर कोलिजन रुकने वाला है, ठीक है, और ये जो दोनों बॉल है ये ट्रैवल करेंगी विथ सेम वेलोसिटीज, ठीक है, तो इसको लिखते हैं v2, इसको लिखते हैं v3। अभी सिंपल सी बात है, दोनों सिमेट्रिकली, सब सिमेट्रिकली कोलिजन होने वाला है, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, सेम होगी, सो v2 इज इक्वल टू v3, ठीक है, और इसका हमने ये भी बोला था, देखो ये 30 डिग्री एंगल पे जाएगा, ये भी 30 डिग्री एंगल पे जाएगा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय, याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर उठाओ और लास्ट के कुछ 10 मिनट देखो लेक्चर, ठीक है, तो ये पार्ट इसमें 0 है, ठीक है, प्लस, सॉरी प्लस क्या लिख रहा हूँ, तो ये m2 है और ये है क्या,
V2 क्या है ये। अभी देखो इसमें हम लोग एक ही लाइन ऑफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर द इनिशियल थिंग वी हैव कंसिडर्ड दिस एज अ लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग को वेलोसिटी अलोंग दिस एक्सिस ही पकड़नी होगी, ठीक है। या तो फिर इसको भी ऐसे पकड़ लो और फिर आप वेलोसिटीज अकॉर्डिंग अलोंग दिस एक्सिस पकड़ लो, ठीक है। तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिर्फ ये जो है सॉर्टेड होगा। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ एक्शन पकड़ देना तो ये भी इजी है सॉल्व करने का और बाकी के भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो considering this as a line of impact or line of action, this velocity along this axis is how much, ये यहाँ पे कितना होता है। अगर मैंने 30 डिग्री ट्रेस किया इस वेलोसिटी को, इसका कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये क्या होगा, 30 डिग्री ट्रेस किया तो ये क्या होगा, v3 cos 30 डिग्री। नाउ बोथ आर सेम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v2, ठीक है, v2 cos 30। तो यहाँ पे दो बार v2 cos 30 लिखने से अच्छा है मैं लिखूंगा, और मास भी तो सेम है तीनों का, ठीक है, ये मास सेम है। m1 लिखो, m2 लिखो, m3 लिखो, m1 ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स v2 cos 30 डिग्री, ठीक है, सही है। तो अभी देखो ये m1 कट हो गया, m1 कट हो गया, u1 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, cos 30 भी लिखते हैं। देखो 2 टाइम्स v2 cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और u1 मैं लिखूंगा v2 इंटू √3, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू u1/√3, ठीक है। ये अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी न्यूटन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। सॉरी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट, ठीक है। E था, E इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव। कैसे लिखेंगे इसको, माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो अभी देखो E, v1 हमें पता है कितना है, 0 है, ठीक है, अभी देखा हमने ऊपर। और v2 अभी ये देखो, ये हम लोग है ना, ये जो लगा रहे E, ये हम लोग बॉडीज 1 और 2 में लगा रहे, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी कैसे लगा रहे, सेम लाइन ऑफ एक्शन वही है, ओके, यही लाइन ऑफ एक्शन। तो v1 तो 0 है और हमें पता है क्या 0 है, और u2 भी 0 है, ठीक है। तो v2 क्या है, वेलोसिटी 2, ठीक है। दूसरे का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ एक्शन इट इज v2 cos 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा v2 cos 30 डिवाइडेड बाय कितना है, u1 दिया है, ठीक है, u1 प्रेजेंट, वैल्यू नहीं दी लेकिन प्रेजेंट है, माइनस u2 कितना है, u2 है, पहले बॉल क्या था, रेस्ट पे था, मास 2 जो है रेस्ट पे था, तो ये होगा 0, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अभी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 cos 30 डिवाइडेड बाय u1। अभी ये जो है ना, ये इसमें यूज करेंगे, ठीक है। पहले cos 30 की वैल्यू लिख देते हैं, तो v2 जो है इट इज √3, नीचे है 2 और ये u1। अभी हम लोग u1 की वैल्यू, सॉरी v2 की वैल्यू पुट करेंगे u1/√3, ओह नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई अपने। हम लोग जब डायरेक्शन कंसिडर करते हैं ना फॉर दिस फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट, तो हमें इम्पैक्ट का कैसे हो रहा है देखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये दोनों जो बॉल्स थे ना,
हाँ, ये दोनों दो बॉल्स है, तो आफ्टर इम्पैक्ट यू नो दिस बॉल इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन। तो इम्पैक्ट कैसा है इसका, इम्पैक्ट फोर्स इसका ऐसा है, ठीक है ना। सो इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ऐसे इम्पैक्ट फोर्स होने वाला है, ठीक है ना। तो यही डायरेक्शन होनी चाहिए फॉर आवर वेलोसिटीज, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इम्पैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे इन दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे बनेंगे। तो v1 क्या रहेगा अपना, v1 ही रहेगा बिकॉज इट इज इन सेम दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ही v1 है। लेकिन अपना जो u1 है दैट विल बी u1 cos 30, ठीक है। अब देखो बॉल्स बनाता हूँ, तो v1 जा रहा है इस तरफ, ठीक है, लेकिन u1 कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो u1 का कंपोनेंट हमें इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट लेना है, ठीक है। तो वो कितना है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा, u1 cos 30 डिग्री, ठीक है, दिस इज v1। सो आर v1 will be v1 itself, so it is minus v1, ठीक है। I'm sorry, this is 0, v1 is 0 and v2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। और u1 जो है we'll take it as u1 cos 30 minus u2 0 ही, ठीक है। ये बेसिक चीज तो क्लियर है कि फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये जो दूसरा बॉल है ना, सॉरी ये 2 है, ये जो दूसरा बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इतने तो चीज क्लियर, ठीक है। डायरेक्शन बस कंसिडर करना है इम्पैक्ट के इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स v2 अपॉन u1 cos थीटा, cos थीटा को लिखेंगे √3/2, और u1 v2 की वैल्यू हमें पता है, इट इज u1/√3, ठीक है। सो आई राइट इट एज u1 बाय u1, इसका √3 लिखूंगा, और ये √3 वापस डिवाइड बाय 2, तो ये कितना बनेगा 2/3। तो e की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि अभी अपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे कंसिडर किया, ऊपर वाले इसमें जब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे तभी तो ये कंसिडर किया, बाकी के फैक्ट उसके जो कंपोनेंट्स है वो कंसिडर नहीं किए। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हमने ये लाइन ऑफ एक्शन कंसिडर किया, क्योंकि तीनों बॉल्स कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कॉमन लाइन ऑफ एक्शन कंसिडर किया, ये कंसिडर तो नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका फिर हमने साइन कंपोनेंट निकालना होता था। तो अभी देखो इसमें क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच v3 sin 30, और ये कितना है v2 sin 30, ठीक है। अभी दोनों v3 v2 क्या है, इक्वल है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर और ऐड करके कंपोनेंट्स लाइक m v3 sin थीटा माइनस m, ये भी क्या v3 sin थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट ही हो जाने, ठीक है। इसलिए ये वाले इधर नहीं लिखे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। जब हम इम्पैक्ट ये फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट लगाते हो, सो यू शुड कंसिडर, अगर 1 और 3 में लगाते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और 3 में, तो 3 इस तरफ जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन ये अपने कंसिडर करना चाहिए फॉर इम्पैक्ट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन आप वेलोसिटीज ले लो इसे, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या कहते हैं ट्रिकी है ये क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, ठीक है। अभी अगले वाले क्वेश्चन में देखो, उन्होंने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉल का जो वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन कोलिजन के बाद दोनों फाइंड आउट करने। भी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पे एंगल दिया है 37 डिग्री, तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका यूज होगा। देखो 37 क्या होता है, साइन ऑफ 37 3/5 होता है, साइन ऑफ 53 होता है 4/5, ठीक है, याद कर लो इसको, ठीक है। तो अगर साइन ऑफ 37 3/5 है, दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू cos ऑफ 53, एंड दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू 53 का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री 30,
सो इट विल बी इक्वल टू cos ऑफ 37, ठीक है। तो ये यहाँ पे नैक है इसका, टू फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वेलोसिटी जो है इनइलास्टिक है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया है 0.5, ठीक है। तो देखते हैं इसको बनाते नीचे। ओके, तो वो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये बॉल था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट्स आएंगे 10, ये वाला होगा cos 37 डिग्री, ठीक है, और ये वाला होगा 10 sin 37 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था साइन जब होता है तब क्या होता है, sin 37 इज नथिंग बट 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और cos 37 is 4/5, so 10 into 4/5, so this becomes 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नीचे यहाँ ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो कंपोनेंट है ये तो ग्राउंड से टकराएगा नहीं, सिर्फ ये कंपोनेंट टकराएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट। ये थोड़ा सा क्या हो गया, कहा गया, तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट, ठीक है, क्या है, E इज इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव माइनस क्या है। अभी इसमें देखो मास मैंने आपको बताया था, यही दोनों मासेस है, इसमें भी मास 1 और अर्थ जो है ये मास 2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 विद द माइनस साइन, ठीक है। तो देखो अभी v1 जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी वो पता नहीं हमें, ठीक है। तो v1 का v1 ही लिखते हैं, या माइनस, ठीक है। एंड दिस इज इन दी y डायरेक्शन, ठीक है। v1 हम लोग y डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इधर y स्पेसिफाई कर लेता हूँ v/1, ठीक है। v2 अभी अर्थ का वेलोसिटी, अर्थ ही तो हमारा रेफरेंस है, तो इसको हम लोग जीरो वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। दिस इज y, ठीक है। एंड देन u1, ठीक है। तो 1 का इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 6 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन दी y डायरेक्शन, तो 6 है, माइनस अर्थ का क्या है, 0 है, और e कितना है अपना, e है 0.5, राइट। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना विच इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, u1, ये क्या है, डाउनवर्ड्स है। तो डाउनवर्ड्स को हमेशा हम क्या लेते हैं, हम लोग इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं, तो ये -6 होगा, ठीक है ना। सो डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स हम लोग वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। दैट इज आवर कन्वेंशन, हमारा कन्वेंशन है अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एंड राइट साइड इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये -6 है, तो क्या बनता है अपना इक्वेशन, देखो क्या बनेगा, -v/1 अपॉन -6 इज इक्वल टू 0.5। तो v/1 क्या मिला हमें, v/1 मिलेगा 3, ठीक है, 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है, ये फाइनल वेलोसिटी दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो मास 1 की आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 3 है, ठीक है। तो बनाते देखो y डायरेक्शन में पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये है v, सॉरी vy,
ठीक है, v/1। और x डायरेक्शन में क्या है, इसकी वेलोसिटी वही रहेगी ये वाली, राइट, जो कि है 8। देखो ये तो क्योंकि x डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ y डायरेक्शन में आकर टकरा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी उतनी रहेगी, ठीक है। सो इट इज, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस वन इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, यू नो, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। और कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर करके रूट करना है, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो कितनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 73। करके देख लो आप ये, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये अपना आंसर है। और इसका जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन मतलब क्या, हमें थीटा फाइंड आउट करना है सिंपली, ओके। सो थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें देखो ये जो है, इफ यू टेक दिस फोर्स एंड इफ यू पुट इट राइट हियर, और आपको ये थीटा फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, आपको ये डायमेंशन पता है, हाँ, और ये डायमेंशन पता है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/8। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/8। तो ये होगी उसकी डायरेक्शन, ये होगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बहुत ज़रा गिचमिट होगी थोड़ा सा, लेकिन आप, आई थिंक आप समझ गए कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देन फाइन, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग, ठीक है। ये भी हो गया, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रोटेशनल मोशन, टॉर्क एंड कपल, ठीक है। So let us make some space. Yeah. तो अगला टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले, रोटेशनल मोशन, ठीक है, which includes torque and couple, ठीक है। टॉर्क का एक और नाम है, टॉर्क को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का पहले एक डेफिनेशन क्या लिख लेते हैं। देखो टॉर्क मतलब, टॉर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा 3D बनाते हैं, ठीक है। सपोज ये एक एक्सिस है, ये एक मास है, सॉरी ये एक स्ट्रिंग है, या फिर कोई भी यू नो सॉलिड हिंज है मान लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कोई हिंज है ये, और यहाँ पे मास है, ओके, इसको आपने फोर्स दिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस है r, ठीक है। तो इसका ये अभी क्या करेगा, ये घूमेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स that can cause an object to rotate about an axis, so that can cause an object to rotate about an axis, ठीक है। मतलब फोर्स दिया है, यू नो, ओवर अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है इट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है। तो ऐसा फोर्स दिया है कि इट एक्ट्स एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच कॉजेस रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क, जो चीज फोर्स
लीनियर काइनेमेटिक्स में करता है ना, वही चीज टॉर्क करता है नो इन एंगुलर मोशन और इन रोटेशन मोशन, ठीक है। तो वो भी लिखता हूं मैं, फोर्स इज व्हाट causes acceleration in linear motion torque is what causes angular acceleration, ठीक है। तो अभी टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? टॉर्क इज नथिंग बट आर इंटू एफ, ठीक है। टॉर्क इज आर इंटू एफ, ठीक है। तो ये कैसे आता है देखते हैं, हम इसको प्रूव करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, मान लो पहले 3 एक्सिस बना लेते हैं, देखो 3 एक्सिस बनेंगे, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये 3 एक्सिस है, अरे एक सेकेंड, एक सेकंड बस होल्ड करना, मैं एक्सेस, या 3 एक्सेस हो गए। ये अपना एक्स एक्सेस, ठीक है। दिस विल बी अ वाई एक्सेस एंड दिस इज अ जेड एक्सेस, ठीक है। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है अपना फोर्स, ये है उसका, क्या कह सकते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर अभी ये फोर्स देखो, दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस, यू नो, आर, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है, फ्रॉम हियर, सो लेट अस ड्रॉ दैट टू। ठीक है, ये अपना वेक्टर आर, इसको लिख लेते हैं आर, और वेक्टर का साइन भी दे देते हैं, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड देयर इज यू नो एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं टू दी फोर्स, ठीक है। ये फोर्स एक परपेंडिकुलर होगा जो ओरिजिन को ज्वाइन करेगा, वो भी डाल देते हैं। लेट अस टेक दैट एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, ठीक है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर साइन बना देंगे, ओके, एंड विल राइट दिस एज द डिस्टेंस d, okay, okay. So now you see this, there is an angle, ये एंगल जो है इसको हम थीटा लिखेंगे, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, ठीक है, टॉर्क को टाउ भी लिखते हैं, ठीक है। टॉर्क इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance multiplied by the force,
ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है देखो, d, इसका मल्टीप्लिकेशन फोर्स F के साथ, ठीक है। फोर्स भी यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हाउ मच इज d, d को अगर r के टर्म्स में लिखना है तो देखो, देखो r जो है ना, सो दिस इज लाइक, ये जो कंपोनेंट है r का, दिस इज r cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी r sin थीटा विच विल बी इक्वल टू दी d, या फिर आप sin थीटा लगा लो। देखो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ऑपोजिट इज d, हाइपोटेनस इज r, so d is like r sin थीटा, ठीक है। और मैंने जैसे आपको पहले भी सिखाया था, ये कोई इंक्लाइंड फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर आपको दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने हैं। मान लो ये आपका r है, ठीक है, और ये क्या है, ये थीटा है, ठीक है। और ये वाला d है, देखो ये अगर d यहाँ पे रखे तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये d है, सो दिस पार्ट इज नथिंग बट r cos थीटा, हमने देखा था ये। और ये पार्ट क्या है, सो d इज इक्वल टू r sin थीटा, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा r sin थीटा, ठीक है। तो देखो r sin थीटा इंटू एफ, राइट। सो ये कब होता है, देखो r f sin थीटा, ये कब होता है, आपने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, जब दो यू नो पैरामीटर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर साइन थीटा आता है, वो क्या सिंबलाइज करता है, दैट दीज बोथ वेक्टर्स आर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट r क्रॉस ऑफ f, ठीक है। सो टाउ इज ऑल्सो वेक्टर, है ना, जो टॉर्क है वो भी एक वेक्टर है, and it is the cross product of r and f, okay। So r is the distance, ठीक है, perpendicular distance, and the f is the force, ठीक है। तो अभी टाउ हमको वेक्टर है पता चल गया, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा वो भी तो पता करना जरूरी है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो वो भी फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि ये सारे चीज जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो अगर दो फोर्सेस है, मान लो कि ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, ये 3D में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, ऐसे नहीं। दोनों फोर्सेस अगर 90 डिग्री है, ओके, तो ये दोनों फोर्सेस अगर 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये दूसरी लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना R है और F है, ठीक है। तो इनमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना, उसका डायरेक्शन क्या कहा होता है पता है आपको, इट इज जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द टू फोर्सेस, ठीक है। तो ये थर्ड एक्सिस पे होगा अगर 3D देखा जाए तो, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है, आर कह सकते हैं, कैपिटल आर इसको, ठीक है। तो ऐसा रिजल्टेंट होता है। तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल, या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेकिन ये एक राइट हैंड रूल होता है, जिसमें देखो मैं अभी एक 3D हाथ बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, मतलब यू वुड बी एबल टू रिलेट इट विद द ग्राफ, अर्लियर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मान लो कि ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और फिर ये है आपका थंब, राइट, और ये है आपका क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर, विच इज लाइक परपेंडिकुलर टू द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। और बाकी क्या है, दोनों उंगलियां, ठीक है। सो दिस इज योर हैंड, ठीक है। तो अगर ये फोर्स पहला जो है,
इंडेक्स फिंगर ये क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे देखो पहला क्या है आर, तो ये इंडिकेट करता है आर की डायरेक्शन। ये जो उसका परपेंडिकुलर है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड एफ एंड यू अलाइन योर हैंड इन सच अ वे कि जो इंडेक्स फिंगर है आपका ये इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ आर एंड द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, एक्सिस ऑफ टॉर्क विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सिस ये होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लो, थोड़ा हाथ आपको विजुअलाइजेशन की भी जरूरत है, और आपका हाथ भी लगा लो यहाँ पे, यू पॉइंट योर राइट हैंड द इंडेक्स फिंगर इन दिस वे, ठीक है, नीचे की तरफ पॉइंट करो। नेचुरली आपका जो मिडिल फिंगर है इट विल पॉइंट इन दैट वे, और आपका थंब पॉइंट करेगा यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ओके। लेकिन यू शुड बी केयरफुल, देखो अगर आपने जैसे कि यही हाथ है, ठीक है, अगर मान लो कि आपका फोर्स इस तरफ है और आपका आर इस तरफ है, ठीक है, तो आपका जो क्या कहते हैं थंब, इट विल नेचुरली गो डाउनवर्ड, ठीक है। सो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स एफ क्रॉस आर, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म दैट यू टेक इन द क्रॉस प्रोडक्ट, इट विल बी शोन बाय योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो अगर एफ क्रॉस आर ले रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा, विच इज माइनस ऑफ आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। सो दिस इज आर क्रॉस एफ वेक्टर्स। अरे वेक्टर का साइन हटाना है और ये क्रॉस हटाना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, ठीक है। सो ये जो थीटा है ये कंपनसेट कर लेगा कि माइनस है प्लस है, जो भी डायरेक्शन है, ओके। सो दीज थिंग्स वर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है। नाउ हमने देख लिया अभी कि डायरेक्शन कैसा होता है और फॉर्मूला क्या है टाउ का, और ये आर इंटू एफ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, एफ इंटू आर कभी मत याद रखना, आर क्रॉस एफ ऐसे ही याद रखना, ठीक है। आदत बना लो, बाद में नहीं तो डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ टॉर्क, ठीक है। आपने देखा होगा, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपके नजदीक जो भी डोर है उसके पास जाओ, ठीक है। सो यू हैव समथिंग डोर लाइक दिस, ठीक है। डोर के यहाँ पे हुक, उसका क्या कहते हैं, लैच होता है, और ये है उसके यहाँ पे देखो कुछ मेटल के, इसको कहते हैं हिंजेस, ठीक है, ठीक है, ये हिंजेस होता है। अभी जैसे ही आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, सो दिस इज फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो आपका टॉर्क क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ नहीं, आप थोड़ा सा बीच में फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। तो आपका वही टॉर्क आने के लिए अभी क्या हो गया, आर छोटा हो गया, ठीक है, आर क्या है, आर छोटा हो गया, आर कम हो गया। तो आर कम हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, थोड़ा डोर के बीच में आप पुश करो तो आपको ताकत ज्यादा लगेगी, थोड़ा और बीच में करो तो आपको और ताकत ज्यादा लगेगी, क्योंकि क्या आर छोटा हो रहा है। तो टॉर्क उतना ही रखने के लिए टू मेक द डोर फंक्शन, देखो टॉर्क तो उतना ही रखना है टू मेक द डोर फंक्शन, और आर कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू अप्लाई इट एट द हिंज, द डोर वोंट मूव, क्यों, क्योंकि वहां पे आर कितना है, यहाँ पे आर इज 0, तो आप कितना भी फोर्स लगा लो
तो टॉर्क नहीं मिलने वाला है, डोर जो है बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप देख लो यही डोर है, ठीक है, यही डोर है और यही हुक है, ठीक है, और आप इसको फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप दोनों साइड के हुक्स को पकड़ के आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका आर, ये आपका एफ, ठीक है। अभी देखो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, वही आएगा, इससे भी सॉल्व करो, देखो थीटा क्या है दोनों में, जीरो है, तो डोर बंद होगा क्या, टॉर्क अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि थीटा जीरो है, तो साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है, टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इट इज वेरी नोटिसेबल थिंग। आप ये जो रेंच होते हैं ना, या फिर आपने कभी देखा होगा कि टायर का जब भी नट्स लूज करते हैं, तो जनरली दे हैव दिस स्पैनर, ओके, दे कॉल इट अ रेंच, ठीक है, रेंच कहते हैं इसको, WRENCH, रेंच होता है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्पैनर होता है, उसकी साइज इतनी ही होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो और एक पाइप इसमें डाल देते हैं, ठीक है, एक पाइप ऐसे डाल देते हैं इसमें, और इसकी क्या करते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे पैर रख के खड़े होते हैं, तो इजीली निकल जाता है। तो इससे क्या करते हैं वो, देखो अब यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करोगे, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज से टाइट होता है कोई भी चीज, यहाँ से, ठीक है, यू डू दिस वे, वो ओपन है, या फिर ये जो है लिवर, मान लो यही नट है, तो ये रेंच है, तो इस तरफ डाल देंगे पाइप उसको, ठीक है। सो नाउ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे आप लोग यू स्टैंड ओवर इट एट दिस प्लेस, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस है आर, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा कम डिस्टेंस है R1, ठीक है। यहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि R कम है, तो उतना ही टॉर्क आने के लिए टाउ इज इक्वल टू आर इन टू एफ, तो अगर आर कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर फोर्स कम लगाना है इन दी अदर वे अराउंड, अगर फोर्स आपको कम लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो पाइप लगा के आर बढ़ा देते हैं, तो फिर फोर्स हम लोग बहुत कम लगा के भी नट खोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग अबाउट टॉर्क। और एक चीज आपको जो जो है टॉर्क जनरेट करने के लिए ना, for generating torque, it is not necessary that you apply external force over it, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जीरो रहा तभी चलेगा, यू कैन स्टिल प्रोड्यूस टॉर्क, ये फिर भी आप घुमा सकते हो, ओके। तो ये कैसे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू मी, तो मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूँ, गिव मी एन एग्जाम्पल which shows that torque is applied even though external force is zero, ठीक है। तो ये आपका पहला होमवर्क है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जिसको कहते हैं कपल। तो कपल क्या होता है, ये मास है, ठीक है, ये मास का सेंटर है, तो सेंटर से ऑफसेट अगर हमने कुछ फोर्स लगा दिया इन पेयर्स, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है, एफ एफ, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, विच विल प्रोड्यूस, ठीक है, एट अ डिस्टेंस, ठीक है, x1 x2, ठीक है, विच विल प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन, ठीक है, वो भी बना देता हूँ, ठीक है, रोटेशन मोशन। अब ये ऐसे रोटेट नहीं करेगा, फोर्स देखो आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है।
सो इट विल प्रोड्यूस अ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड अ कपल। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने कही है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दूसरा सॉरी at a distance offset from सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या देखेंगे हम अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल ने बताया ये सेंटर है। ठीक है, पूरे मास का, प्रोड्यूसिंग प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड अ कपल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीज है कपल क्या होता है। ठीक है, ये एक मास है, इसको घुमाने के लिए ये कहीं पे भी हिंज नहीं है। ठीक है, इसको घुमाने के लिए, या फिर हिंज भी हो सकता है। ठीक है, इसको घुमाने के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ने लगाए। ठीक है, सो दैट इज कपल। तो कपल में ध्यान से देखो, हम लोग वापस टॉर्क इसमें स्टडी करेंगे। देखो कैसे, ये है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है, ये है f, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगा दो। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। देखो यहाँ से, मतलब पेज से परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, 2D समझ लेना। ठीक है, इस तरफ भी ये भी r1 है। ठीक है, यहाँ पे भी राइट हैंड रूल लगा दो, तो कहाँ आएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहाँ पे आएगा। देखो वापस यहाँ से आपकी तरफ। ठीक है, आप मतलब स्क्रीन से बाहर आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, अंदर नहीं जा रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, सो दोनों टॉर्क कहाँ है, यहाँ से आपकी तरफ बाहर आ रहे हैं, तो क्या होगी, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्योर रोटेशन होगा। ओके, तो समझ लेना ये बात ठीक से। ठीक है, ये देखो, ये एक मास है, ब्लॉक है, इसके जो सेंटर में अगर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये क्या होने वाला है, ये आगे बढ़ने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ेगा। इसको क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ मोशन को, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और घूमने को क्या कहते हैं, रोटेशन मोशन। तो जैसे कि अगर मैंने इसके सेंटर, मान लो ये बॉल है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसके सेंटर से ऑफसेट कोई फोर्स लगा दिया यहाँ। ठीक है, इस एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू हैड टू नो अबाउट टॉर्क एंड कपल। अगर कुछ चीजें और है तो मैं आपको बता दूंगा रिगार्डिंग टॉर्क एंड कपल। तो मेरे ख्याल से अभी इस चैप्टर में हमारा क्या क्या बचा है, पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बचा है। ठीक है, फिर बचा है हमारा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें बची। तो हम लोग ये कवर कर लेंगे अगले एक लेक्चर में, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अभी कुछ बचता है, वो भी अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो होमवर्क के लिए मैं आपको एक दो एमसीक्यूज देता हूँ, आपको बताना है ये है रोटेशन की इज ट्रांसलेशन पॉसिबल विदाउट। ठीक है, ये विदाउट है, विदाउट रोटेशन, ये पहला क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल्स। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल दे दो, इज रोटेशन पॉसिबल विदाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, लीनियर मोशन होता है आगे की तरफ। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका भी सेम, गिव एग्जांपल। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व करके पोस्ट कर देना। थोड़ा सा पढ़ाई करना। ठीक है, सो दैट अगला लेक्चर आपका और यूजफुल हो जाए। ठीक है,
So I think that's it for today. Thank you very much for being so patient and learning from me. Thank you very much. Have a nice day.